हेलो फ्रेंड्स, वेलकम Q20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगातार एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल का कौन सा मंडल है जिसे गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2 रे माइल में 7वें मंडल तक, 1 रे मंडल में 6ठे मंडल तक, 3 रे मंडल में 8वें मंडल तक, 4थे मंडल में 9वें माइल तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। 2 रे माइल में 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन था? वो कौन सा वेद है जिसमें जादू, माया और वशीकरण यानी जादू टोना आ गया था? ऋग्वेद में आ गया था, यजुर्वेद में आ गया था, सामवेद में आ गया था, अथर्ववेद में आ गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अथर्ववेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। आर्य शब्द का इंगित करता है, जो आर्य शब्द है वो किसको इंगित करता है? नरी जाति समूह को, यावरी वजन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 7 मंडल है, 8 मंडल है, 9 मंडल है, 10 मंडल है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडलों का उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। जो आर्य थे वो भारत में मतलब कब आए थे? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, अन्य क्षेत्रों से आए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। छठा प्रश्न है, कौन सा वेद स्पष्ट अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वो कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है? ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर होगा। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, गद्य रूप में भी इसकी रचना हुई है। सातवां प्रश्न है, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? जो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है वो कौन सी है? सभा है, समिति है, विदत है, परिषद है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोत्रपथ ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई थी? ऋग्वैदिक काल में आई थी, उत्तर वैदिक काल में आई थी, महाकाव्य काल में आई थी, सूत्र काल में आई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलित में हुई थी, प्रचलन में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या? जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता है तो उसमें अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह करना, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह करना और निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। जो अनुलोम विवाह का अर्थ है वो उच्च वर्ण पुरुष का जो होता है वो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है,
जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, और जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। ऑप्शन नंबर 32 का सही आंसर होगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, जिसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह एक दूसरे के विपरीत हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था। जो वैदिक युग में यव है वो किसे कहा जाता था? गेहूँ को कहा जाता था, जौ को कहा जाता था, चावल को कहा जाता था, इनमें से किसी को नहीं। तो वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था, गेहूं के लिए प्रयुक्त हुआ था, जौ के लिए प्रयुक्त हुआ था, कपास के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अथर्व का अर्थ है, जो अथर्व है उसका क्या अर्थ है? पवित्र जादू से, यज्ञ से, स्तुति से, दर्शन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू से होता है। सूचिये को सूचिद्वय में सुमेलित कीजिए। सूचिये है शिक्षा है, कल्पसूत्र है, निरुक्त है, छंद है। सूचिद्वय है ध्वनि शास्त्र है, कर्मकांड है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, छंद शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। जो शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र है, जो कल्पसूत्र है वो कर्मकांड है, जो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, जो निरुक्त है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, जो छंद है वो छंद शास्त्र है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी उसके रचनाकार कौन है? गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, पाणिनि है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? वो कौन सी स्मृति है जो सबसे प्राचीनतम है? मनु स्मृति है, या कवल्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो आदि काव्य है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है, महाभारत को दी जाती है, गीता को दी जाती है, भागवत पुराण को दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, जो प्राचीनतम पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग का ये वीडियो समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।